प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, आज अपन परसेंटेज पार्ट 2 की ओर लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, एक मोटिवेशन लाइन को लेकर आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन लाइन ये है, एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, जबकि एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देता है। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, मतलब कोई भी काम करने जाएगा उससे पहले उसको कठिनाई लगेगी, जबकि एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई मतलब एक समस्या में उसको एक अवसर मिलता है। यही जिंदगी का मेन फंडा है। मतलब निराश होकर आप काम करोगे तो आपको हर काम कठिन लगेगा, और यदि आप उसको हर कठिनाइयों को एक अवसर लेके करोगे तो आपकी जिंदगी पूर्णतः सफल हो जाएगी। ठीक है, अब परसेंटेज पार्ट 2 से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये परसेंटेज पार्ट 2 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, और ये परीक्षा टाइप के अपने प्रश्न सुन रहे थे। परीक्षा टाइप उस टाइप के प्रश्न है। उस टाइप में 2-3 सवाल हो गए थे और बाकी सवाल बस गए थे, 2-4 सवाल। उस टाइप का सवाल देख लेते हैं अपने। परीक्षा सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में कौशल्या ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। मतलब एक बीच में क्या आ रहा है, सरिता और कौशल्या के बीच में उत्तीर्णांक क्या आ रहा है, उत्तीर्णांक मतलब पास, जहां वो पास हो रहे हैं। अब देखो, पास से नीचे कौन है, जो फेल हुआ, और पास से ऊपर कौन है, जो पास हुआ अधिक नंबरों से। अब देखते हैं, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वो 40 अंक से फेल हो गई। कौन हो गई फेल, नीचे सरिता लिख दिया मैंने, ये सरिता कितने अंक से फेल हो गई है, कितने अंक आए, 25%। और कितना अंकों फेल हुई है, वो 40 अंक से फेल हो गई। मतलब यदि 25% आने के बाद उसके 40 नंबर और आते तो वो पास होती। अब वो पास नहीं है, उस पास होने में उसके 40 नंबर कम पड़ गए। और कौशल्या के क्या हुआ, कौशल्या के 40% अंक आए। कौशल्या के 40% अंक आए। कौशल्या के 40% अंक आए। 40% अंक जो उत्तीर्णांक से कितने अधिक थे, 35 नंबर, जो उत्तीर्णांक से 35 नंबर अधिक थे। अब देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 40 - 25 मतलब 15% का अंतर है। 15% का अंतर है। और यदि नंबरों में बात की जाए तो 40 नंबर तो ये और 35 नंबर ये, मतलब 40 और 35 75 नंबर का अंतर है। कितने नंबरों का अंतर है, 75। और परसेंटेज इसके कितने ज्यादा परसेंटेज है, कितने परसेंटेज का अंतर है, 15% का। नंबर का 40 नंबर तो ये और 35 नंबर ये, मतलब 75 नंबर का अंतर है। तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 75/15। परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 75/15। अब देखो, कुल पूर्णांक क्या था, परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होता है, 100%। तो ये 100 इधर 100 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 100%। तो इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। अब देखो, 15 कट रहा है 75 से, कितनी बार, 5 बार। 5 × 100 500। 100% बराबर क्या आ गया, 500। तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, 500। यदि पूछ ले उस परीक्षा में सरिता के कितने नंबर आए, तो सरिता के नंबर आए हैं 25। 500 नंबर आए भाई, टोटल पूर्णांक क्या आ रहा है, 500। तो 500 का 25%, मतलब ये हो जाएगा 00 से 00 कट। सरिता के 125 नंबर आए, यदि इसमें मैं 40 नंबर और जोड़ दूं तो वो क्या आ जाएगा, उत्तीर्णांक। मतलब 125 + 40 मतलब 165 नंबर क्या हो गया, उत्तीर्णांक। और 165 में 35 और जोड़ दूं तो वो नंबर किसके आ जाएंगे, कौशल्या के। तो 165 में 35 जोड़ दिए तो कितने आ रहा है, 200। 165 + 35 200 हो रहा है। अब ये आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, कौशल्या से निकाल सकते हो। 500 नंबर थे टोटल, 500 में से कौशल्या के कितने नंबर आ रहे हैं, 40%। तो 500 का 40% बट्टा 100, 00 से 00 कट, 5 × 40 200। तो कौशल्या के ऐसे भी 200 नंबर आ रहा है, ऐसे भी 200 नंबर आ रहा है। तो
इसमें आपको कुल पूर्णांक पूछा है, कुल पूर्णांक की जगह यह भी पूछ सकता है कि भाई कौशल्या ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो कौशल्या ने 200 अंक प्राप्त किए। और ये भी पूछ सकता है सरिता ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 125। तो उस परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, 165। इस एक प्रश्न से 4 प्रश्न पुटअप हो रहे, एक तो ये पूर्णांक का, एक कौशल्या के नंबर, एक सरिता के नंबर और एक उत्तीर्णांक के। ठीक है भाई। अब देखो प्रश्न संख्या 2, ये बोल रहा है किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यदि इन दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के। देखो इनमें यहां भी अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है और यहां भी अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। अब बात है 30% छात्र संस्कृत में, ये मैंने लिख दिया 30%, सब्जेक्ट कौन सी लिख दिए, यहाँ संस्कृत लिख दिए। अब देखो और क्या बोल रहा है इसमें, 10% छात्र, 25% छात्र अंग्रेजी में, ये लिख दी 25% अंग्रेजी। छात्र क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। छात्र क्या है यहाँ, अनुत्तीर्ण। अब देखो 10, यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में, मतलब कुछ अंग्रेजी से हुए और कुछ संस्कृत से हुए, दोनों से 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 30% छात्र संस्कृत अकेले से हुए, 25% छात्र अंग्रेजी से हुए, कुछ छात्र इसमें से और कुछ छात्र इसमें से, 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कुल छात्र अनुत्तीर्ण, कुल छात्र अनुत्तीर्ण, मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है, ये परसेंटेज पूछ रहा है अनुत्तीर्ण। कैसे होगा, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। इसका सीधा फंडा है ए प्लस बी माइनस सी, मतलब आंसर निकालते हैं तो 30 प्लस 25 माइनस 10, 30 25 55 माइनस 10, मतलब 45% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण। 45% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 100% माइनस 45% बराबर कितने होंगे, 55%। यदि इस प्रश्न में आपको पूछता कितने परसेंटेज छात्र, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 45%। कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 55%। अब देखो ये मैंने यहाँ 10 क्यों घटाया है, ये 10 इसलिए घटाया, ये 10 एक बार इसके साथ जुड़ रहा है और एक बार इसके साथ जुड़ रहा है, ये 10 2 बार जुड़ रहे हैं आपस में। 10 कितनी बार जुड़ रहे हैं, 10 2 बार जुड़ रहे हैं। तो 10 को अपन को 2 बार नहीं जुड़ना है, 10 को 2 बार जुड़ रहे हैं, तब एक बार माइनस कर लिया, मतलब एक बार 30 में जुड़ रहा है और एक बार 10 इसमें 25 में जुड़ रहा है। किसमें जुड़ रहा है, एक बार 30 में जुड़ रहा है और एक बार 25 में जुड़ रहा है। या शायद आप इसको ऐसे नहीं देख लो, 30 25 55 2 बार जुड़ रहा है, एक बार माइनस कर लिया, 55 माइनस 10 45 आ गया। या फिर आप इसको जोड़ो ही मत, पहले ये 30 नहीं है, ये 30 ये साथ में है तब 30 हो रहा है, 30 इसको साथ में जोड़ो, इसको जोड़ो तो ये 20 हो गए। ये कितना हो गया 20, तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया अलग से 10। 20 और 15 35 और 10 45, 20 15 35 और 10 45, ऐसे कर लो। 30 में से ये घटा, इसको अलग से भी कर सकते हो, a माइनस सी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ऐसे भी कर सकते हो। और इसको आप सीधा सूत्र बना दो, ए प्लस का है प्लस का, बी प्लस का है प्लस का, सी से माइनस सी कट और 1 माइनस सी का, बस यही सूत्र है। जो आपको सरल लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। देखो पहली बात उत्तीर्ण, दूसरी बात 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये बात गड़बड़ होगी। यहाँ उत्तीर्ण दे रहा है, यहाँ अनुत्तीर्ण दे रहा है, मतलब प्रश्न का टाइप थोड़ा सेंस है, प्रश्न को घुमा दिया गया है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220, जितने भी अनुत्तीर्ण हुए, शायद एक विषय में हुए शायद दोनों विषयों में हुए, उनकी संख्या है 220, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, परीक्षा में कुल 100% छात्र बैठे होंगे, ये तो बात फिक्स है, परीक्षा में कुल 100% छात्र बैठे। अब देखो कैसे करेंगे, उत्तीर्ण यहां लिख देते हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, यहां सब्जेक्ट वाइज लिख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञान, ये लिख दी विज्ञान। विज्ञान में 60% छात्र
और हिंदी में 70% छात्र क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। विज्ञान और हिंदी दो सब्जेक्ट में, विज्ञान में 60% उत्तीर्ण और हिंदी में 70% उत्तीर्ण। 60% उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण 40%। 70% हिंदी में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण 30%। अब देखो इस पर खेला है, यदि हिंदी में 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों। एक अगला पॉइंट कौन सा आएगा, दोनों विषय। यहां दोनों विषय में से कोई विषय नहीं है, दिया किसका है, अनुत्तीर्ण 15% दोनों विषयों में है, तो यहां लिख दिया मैंने 15%। अब देखो फॉर्मूला कौन सा है अपने पास, a प्लस बी माइनस सी। देखो इसमें सी है ही नहीं, इसका मतलब ये इनसे तो सवाल नहीं होगा। उस टाइप प्रश्न को उस टाइप अपने को बनाना पड़ेगा। अब देखो मैंने इस जटिल प्रश्न को इस टाइप बना दिया है। देखो इसमें ए भी है ये, और ये बी भी है, और ये सी भी है। सॉल्व करता हूं। 40, ए का मान कितना है 40, बी का मान 30 माइनस 15 परसेंटेज में है। 40 और 30 70, 70 माइनस 15 55%। कितना आया भाई, 55%। मतलब वो छात्र जो 220 है वो कितना परसेंटेज है, 55%। 55% बराबर 220। ये क्या बोल रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220, अनुत्तीर्ण छात्र तो यही थे 220। इनका कुल परसेंटेज कितना आ गया है, 55%। मतलब किसके बराबर हो गया, 220 के। 55% बराबर क्या आ गया, 220। परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 220 बट्टा 55। अपने को निकालना क्या है, कुल कितने छात्र, और कुल छात्र तो मैंने आपको पहले ही बताया 100% बैठे थे। तो इस साइड भी 100 से गुना और इस साइड भी 100 से गुना। ये 11 से कट रहा है 5 बार, और ये 11 से कट रहा है 20 बार। ये 5 से कट रहा, 5 कट रहा है 5 से 1 बार, और 100 कट रहा है 20 बार। 20 गुना 20 100% बराबर कितने आ गया है, 400। मतलब उस परीक्षा में कुल छात्र कितने बैठे थे, 400। 400 में से 220 छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 180। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 180। उस टाइप मतलब जो भी परीक्षा टाइप के प्रश्न बन रहे थे वो अपन ने पढ़ लिए पूरे। अब अगली टाइप है अपन की वेतन, वेतन से संबंधित क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न पढ़ेंगे। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। किस किस की बात की जा रही है, एक तो बात की जा रही है राम की, दूसरी बार बात किसकी जा रही है, मोहन की। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। किसके वेतन से, मोहन से। किसका वेतन अधिक है, राम का। कितना अधिक है राम का, 25% अधिक है। राम का कितना वेतन अधिक है, 25। तो भाई मोहन का 100, 100 का 25% 25, 100 और 25 125 किसका है वेतन, राम का। तो बताओ मोहन का वेतन मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है। किसकी बात की जा रही है, मोहन की। तो ऊपर वेतन किसका आता है, जिसकी बात की जा रही है। इधर मोहन की बात की जा रही है, तो मोहन का वेतन कितना है, 100। ये कहां आ जाएगा, ऊपर। बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में किसके बारे में बात की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट से बात की जा रही है, राम के रेस्पेक्ट से। तो राम का वेतन कितना है, 125। तो बट्टे में क्या आएगा, 125। अब निकालना क्या है, परसेंटेज, तो गुना 100% से। अब देखो ये कट 25 से 4 बार, ये कट 25 से 5 बार, ये 5 किससे कट, 100 से। कितनी बार कट, 20 बार। 20 गुणा 4 80%। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, राम के वेतन से कितना परसेंट कम है। अब देखो राम का वेतन अपने आप में 100% है, इसका वेतन कितना आ गया, 80%। तो कम कितना है, कम है 20%, कम है 20%। और मोहन के वेतन से अधिक कितना है, 25%। अधिक कितना है, 25%। कैसे, वो भी देख लो। यदि अधिक का पूछ ले, यदि क्या पूछ ले, इसकी जगह प्रश्न आपको राम का वेतन मोहन के वेतन से, किससे, मोहन के वेतन से कितना परसेंट, राम का अधिक है ना, तो यहां आता अधिक, कितना परसेंट अधिक है। ये प्रश्न चेंज हो गया है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो उस टाइम क्या होता है, यही मैटर होता। मोहन का 100, तो ये 25 अधिक है, तो 125। अब किसका पूछ रहा है, राम का। तो राम का वेतन कितना है, 125। यहां आ जाता 125।
25। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा था? दूसरे में मोहन के। तो मोहन का कितना है? 100 गुणा किससे? 100 से। 100 से 100 कट, तो ये 125%। अब माइनस किससे होता? 100 से, तो 25%। अधिक कितना आता? 25%। मोहन के वेतन से राम का वेतन कितना अधिक है? 25%। मोहन के वेतन से राम का अधिक है 25%। और राम के वेतन से मोहन का वेतन कितना परसेंट कम है? 20% कम है। ये बात हो गई है। अब देखो प्रश्न संख्या 5। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितने परसेंट है? किसका बात की जा रही? किसकी बात की जा रही है? सीता और गीता। पहले ये लिखोगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। सीता रो वेतन है जो गीता रे वेतन रो 40% है। मान लो गीता रो वेतन हो, तो सीता रो वेतन है गीता रे वेतन रो 40%, तो हो रो 40%, सीता रो कितना होगा? 40%। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है? गीता का वेतन, किसकी बात की जा रही? गीता की। ऊपर वेतन किसका आएगा? गीता का। गीता का कितना है? 100, मैंने लिख दिया 100 का वेतन सीता के वेतन से। किसकी बात की जा रही है? किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? सीता। यहां सीता का वेतन कितना है? 40, तो बट्टे में आ गया 40 गुणा किससे? परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज 100। 0 से 0 कट। अब 4 का भाग 100 में कितनी बार गया? 25 बार। 25 गुणा 10, 250%। मतलब यह वेतन इसका 250% है। कितना है? 250%। ये सीधा फंडा सा हो गया। प्रश्न संख्या 6। अब देखो ये प्रश्न संख्या 6 वेतन के लास्ट टाइप का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपए हो तो हरि का वेतन निकाल। अब देखो हरि, सोहन, मोहन, ये 3 बात दे रखी है। अपने को ऐसे तो इसका कुछ मालूम नहीं चलेगा। अपन लिखते हैं यार, एक हरि नाम का व्यक्ति है, एक सोहन नाम का व्यक्ति है, और एक कौन है? मोहन। 3 है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न ही आते हैं। अब देखो हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम। ये छोड़ दो एक बार। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक। किसके वेतन से? मोहन के। माना मोहन का वेतन 100% है। मोहन के वेतन से 25% अधिक किसका है? सोहन का वेतन। तो मतलब सोहन का 125, मोहन का 100 से अधिक सोहन का कितना हो गया? 125। और हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। सोहन रो वेतन कितना है? 125। इन्हों 10% कम, मतलब 90% वेतन है। कितना है? 90%। तो 125 रो कितना है? वो हरि वेतन 90%। 125 का 90%। 125 गुणा 90 बट्टा 100। ये 25 से 5 बार कट, ये 100 से 4 बार कट। 25 से ये 4 2 से 2 बार कट, ये 45 बार कट। 45 गुणा 5, 225 बट्टा 2, 112.5। हरि का वेतन कितना आया नया भाई? 112.5। सोहन का वही है 125, और इस मोहन का कितना है? 100%। एक तरीका ये है। दूसरा, आप इसका 125 है तो इसका 10% 12.5, तो आप 125 माइनस कर सकते थे 12.5, तो भी 112.5 आएगा। ये 2 तरीके हैं। आप सीधा इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर देते तो भी कितना आता? 90% आता। 100% में 10% माइनस कर 90% आता। 90% कितना आता? 112.5। या फिर सीधा 125 का 90% निकालते तो भी कितना आता? 112.5। अब बोल ये रहा है, इसको चाहे आप परसेंटेज मान लो, चाहे आप एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो। मैं इसको परसेंटेज मान रहा हूं। इसमें भी यहां भी परसेंटेज दिया हुआ है। अब देखो यहां क्या दे रखा है? मोहन का वेतन 2400 रुपए है। मोहन का वेतन यहां कितना है? 100%। 100% बराबर कितना दे रखा है? 2400। 100% बराबर कितना दे रखा है? 2400। तो परसेंटेज बराबर कितना होगा? 2400 बट्टा 100। डबल जीरो से डबल जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट। परसेंटेज बराबर 24। मतलब 1%। एक साइज लिखो या मत लिखो।
अब अपन को निकालना किसका वेतन है? हरि का वेतन। और हरि का कितना है? 112%। हरि का कितना है? 112.5%। तो मैं 112.5 को किससे गुणा करूंगा? 120 से। करो गुणा, इसको हटा, बट्टों में लगा 10। 120 पंजे 120, जीरो हासिल की 12। 120 दूना 48 और 12 60, जीरो 48 और 12 60, जीरो हासिल की 6। 120 से कम 24, 24 इनसे 30, जीरो हासिल की 3। 120 से कम 24, 24 इन 3 27, 27,000। बट्टों में कितना है? 10, जीरो से जीरो कट, मतलब 2700। हरि का वेतन कितना है? 2700। हरि का वेतन आ गया है 2700 और मोहन का वेतन दे रखा है 120। यदि इस प्रश्न में आपको पूछ ले, मोहन का वेतन दे रखा है आपको 120, यदि इस प्रश्न में आपको पूछ ले सोहन का वेतन क्या होगा, सोहन का वेतन वो कैसे करते आप? उसको आप किन से गुणा करते? मतलब हरि का वेतन पूछा है तो अपन ने हरि का वेतन कितना 112% है, 112.5 है। 112.5 को किससे गुणा किया? 120 से। यदि सोहन का पूछता तो 125 गुणा 120 करते। 120 पंजे 120, जीरो हासिल की 2। 120 में 48 2 50, जीरो हासिल की 5। 120 से कम 120 से कम 24, 24 पंजे 120 हासिल की 12। और 24 से कम 24 में 48, 48 और 12 60, जीरो हासिल की 6। 24 से कम 24, 24 से 30, मतलब 3000 आते हैं। हरि का वेतन आ गया 2700 और सोहन का वेतन कितना आता? 3000। और मोहन का वेतन कितना है? 100%, मतलब 2400। इसमें पूछ ले आपको तीनों के वेतन का योग कितना होगा। प्रश्न और पूछ ले इससे आगे, तीनों के वेतन का योग क्या है? तीनों के वेतन का योग क्या है? तीनों के वेतन का योग क्या है? तो पहले का वेतन कितना आया इसका? हरि का वेतन कितना आया? 3000। सोहन का वेतन कितना आया? 2700 और मोहन का वेतन दे रखा है 2400। जोड़ दो आप, मतलब 8100, 8100 क्या आता? 8100। तो ये प्रश्न के टाइप है, इस एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो, अपने दो टाइप कर लिए हैं, एक परीक्षा हो गई है, दूसरा वेतन हो गया है। अब तीसरी टाइप है खपत के बारे में। ये हो गई, अब खपत चल रही है। कौन सी टाइप चल रही है? खपत। अब खपत के बारे में पढ़ेंगे, खपत से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो अपन करेंगे। खपत देख दो। आलू के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? आलू के भाव में, अब देखो ये सवाल होता है, इसका मैं सीधा सूत्र लिख देता हूं। खपत का, खपत कमी वृद्धि है, खपत कमी या वृद्धि क्या होता है? यहां तो लिखता है कमी होगी तो कमी लिखेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि लिखेंगे, ठीक है। और यहां 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि आप समझ गए होंगे, गुणा 100%, गुणा 100%। अब देखो क्या करना है, यदि कमी होती है तो माइनस लगता है और वृद्धि होती है तो प्लस लगता है। अब यहां क्या हो रहा है? आलू के भाव में 20% की वृद्धि हो रही है, सीधे लिख दी 20। और यहां 100 प्लस आएगा माइनस आएगा, वृद्धि है तो यहां क्या आएगा? प्लस आएगा। और 20 है तो 20 गुणा 100, ये सीधा हो गया है, ठीक है। 20 का 20, 100 प्लस 20 120 गुणा 100, जीरो से जीरो कट, मतलब हो गया है 100/6। 100 में से का भाग दो भाई, 100 में से का भाग दो, ऐसे भी दे दो। 16 सही 4/6, इसका आंसर आएगा 16 सही 4/6, जिसको मैं लिख देता हूं 16 सही 2/3। मतलब कितनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? भाव में खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? खपत में कमी करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% की। यदि 20% भाव में बढ़ोतरी होती है तो खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। अब क्या होता है इसमें? यहां वृद्धि हो रही है, भाव में वृद्धि हुई तो खपत में कमी करो ताकि इस पर कोई प्रभाव न पड़े। यदि
भाव में कमी हुई तो खपत में क्या होगी? वृद्धि। ये उल्टा चलेगा। देखो भाव में वृद्धि है तो खपत में क्या होगी? कमी। यदि यहां भाव में कमी होती तो खपत में क्या होगी? वृद्धि। मैं यही सवाल सेंस कर रहा हूं आपके सामने। अब देखो सवाल यही है, कुछ नहीं, मैं 2-3 अक्षर सेंस करूंगा। आलू के भाव में 20% की कमी, 20% की कमी हो जाने पर व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि? कमी की जगह मैंने लिख दी वृद्धि, की जगह मैंने लिख दी कमी, और कमी की जगह लिख दी वृद्धि। करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये सवाल सेंस हो गया है। मतलब कमी की जगह क्या आ गया? अब वृद्धि, और वृद्धि की जगह क्या आ गया है? कमी। अब देखो ये है वृद्धि की जगह कमी, और ये कमी की जगह वृद्धि। अब देखो इसमें कमी कितनी आ रही है? 20। ये लिख दिया 20। अब देख 100 का 100 कमी है तो क्या होगा? माइनस। कितनी कमी हो रही है? 20 की, गुणा 100, गुणा 100। अब देखो 20 का 20, 100 माइनस 20, 80, गुणा 100। अब 20 से कट, एक ये 4 बार, 4 कट 100 से कितनी बार? 25 बार। तो उसके खपत में कितने परसेंटेज की कमी करने पड़ेगी? उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। खपत में उसको 25% की कमी करनी पड़ेगी। अब ये सवाल सेंस हो गया है। ये सवाल क्या हो गया है? सेंस। पीछे वाला का आंसर था 16 सही 2/3%। अब मतलब इन दो बातों से सेंस होता है। खपत क्या बात हो रही है, कमी क्या हो रही है। यदि मतलब कोई चीज में गिरावट आ रही है, भाव में कमी आ रही है, मतलब वो चीजें ज्यादा मिल रही है हमें बाजार में, मतलब 20 आलू की भाव में 20% की कमी है, मतलब आलू तेजी से आ रहे हैं मार्केट में, तब आलू का क्या होगा? खपत, मतलब आलू ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में, तब क्या होगी? भाव में कमी। यदि आलू के भाव में वृद्धि हुई तो पीछे से आलू कम आ रहे हैं, तब आलू के भाव में क्या हुई है? वृद्धि। ये इसका फंडा है। एक में कमी है तो एक में वृद्धि, और एक में वृद्धि है तो दूसरे में कमी। ये दोनों हमेशा अपोजिट ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 8। इस प्रश्न से आपको ये मैटर समझ में आ जाएगा। मैं आपको इससे सीधा फंडा समझा दूंगा। प्याज के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना % की कमी करेगी? उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो, मतलब प्याज के मूल्य पहला था 15 रुपए, और उसके 100% में वृद्धि हुई। 15 रुपए था, 15 अपने आप में 100% है। इस भाव में 100% वृद्धि हुई, प्लस कितना परसेंट होगी? 200%। 100% 15 है, 200% कितना हो जाए? 30। मतलब 100% यदि कि में वृद्धि होती है तो वो भाव दुगने हो जाते हैं। अब इसके आधार पर ये मैटर देखते हैं। प्याज के मूल्य में 100% की वृद्धि, सूत्र क्या है अपना? कमी या वृद्धि बट्टे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा 100। अब देखते हैं इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। यहां तो ओनली वृद्धि आएगी, ये मैंने लिख दी 100 वृद्धि, और यहां बट्टे में 100 वृद्धि हो रही है या कमी? वृद्धि, मतलब प्लस होगा। कितनी हो रही है? 100%, बट्टे में आ गया 100, और गुणा किससे? 100 से। अब देखो 100 का 100, 100 का 100, 100 और 100 जोड़ने कितना होगा? 200 गुणा 100%। 00 से 00 कट, यह 100 कट 2 कट 100 से कितनी बार? 50%। मतलब उसको खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 50%। ये कैसे? मान लो कोई प्याज की बात हो रही। मान लो प्याज है 30 रुपए किलो। प्याज का भाव कितना है? प्याज का भाव कितना है? 30 रुपए में कितना आई? 1 kg। 30 रुपए में 1 kg। यदि इसके मूल्य में 100% वृद्धि, 100% पहले अपने आप में 30 रुपए, फिर 100% और हो जाती है, मतलब 100% नया मूल्य। ये पहले 100% है, 100% मूल्य हो जाती है। नया मूल्य प्याज का कितना? 60 रुपए। और कितने आता है? 60 रुपए में कितनी आई? 1 kg। पहला वो 30 रुपया खर्च कर 1 किलो ला। प्याज पहले 30 रुपए खर्च करके वो 1 किलो प्याज लाता था। अब वो 60 रुपए खर्च करके 1 किलो प्याज लाता है। तो अपने को क्या करना है? उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मतलब अपन अब 30 रुपए ही खर्च करेंगे,
तो 30 रुपए में कितना पे आ जाएगा, आधो किलो। मतलब पहले 1 किलो 100% आ होता, अब इनो आधो आई, मतलब अब 50% आई। तो खपत में कितनी कमी करता है, 50%। ये इस तरीके से हुई। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया। पहले प्याज बाजार में 30 रुपए थे, मतलब कोई भारी बरसात वगैरह कोई भी मैटर होगा और प्याज एकदम ही भाव सड़ गया, मतलब 100% बढ़ गया, तो 30 और 100% कितना होगा, और 30 और 30 जोड़ कितना होगा, 60। अब 60 रुपए किलो होगा। और अब पहला 30 रुपए और प्याज लाओ था फिक्स हो, तो शायद 30 रुपए आधो किलो दे, शायद किलो दे। अब 30 रुपए दिया, अपन 30 रुपए आधो किलो प्याज दिया। क्यों, नया मूल्य कितना है, 60। पहला 30 रुपए कितना आ तो किलो, अब 30 रुपए कितना आवे, आधो किलो। तो अब कितना कम करियो, आधो कम करियो, मतलब ये 100% है, 100% और आधो कम करियो, कितना कम करियो पे 50%। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 50%। ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अपन ने परीक्षा, खपत और वेतन 3 टाइप कर लिए। चौथी टाइप है गोल। चौथी टाइप कौन सी है, ये चौथी टाइप है गोल के प्रश्न है। 1-2 प्रश्न है गोल के, उसके बाद में आज का सेशन खत्म, कल और करेंगे 2-3 टाइप, फिर उसके बाद ये चैप्टर पूरा होगा। मतलब अभी लगभग 2 क्लास और लगेगी। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। कितने लीटर है, 6 लीटर घोल में, लीटर कितना है, 6 लीटर, कितना परसेंट है, 6 का 30% है। कौन है ये, नमक। ठीक है, इनमें से 1 लीटर वाष्पित कर दिया जाता है। फिर वाष्पित कितना होता है, 1 लीटर, मतलब पीछे के साथ कितना बचता है, 5 लीटर। अब शेष 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। अब शेष घोल में नमक की मात्रा कितने परसेंट है, मतलब पहला 6 लीटर नमक तो उन नमक में 30% घोल, 30% नमक हो, तो 6 लीटर घोल है नमक रो, उसमें 30% नमक था, तो 6 का 30%, 30/100, 0 से 0 कट, 6 18, 18/10, मतलब 1.8 लीटर समथिंग क्या था, नमक था। उसमें से उसने 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया है, 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया। भाई 6 लीटर घोल था तो 1.8 नमक था, तो 4.2 पानी था। कितना पानी था, उसमें से उसने पानी को एक उड़ा दिया, 1 लीटर, 1 लीटर पानी माइनस हो गया, तो पानी बच गया 3.2 लीटर। अब अपने को चाहिए क्या रहा है, अब शेष घोल में नमक की मात्रा, शेष घोल में नमक की मात्रा, नमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उड़ा कौन है, पानी, नमक नहीं उड़ा है। तो नमक कितना था, 1.8, वो 1.8 ही रहेगा, बट घोल 6 का था, अब घोल कितने का हो जाएगा, 5 लीटर का, 1.8/5 किसमें निकालना है, परसेंटेज, तो 100% से गुणा। अब देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटते ही बट्टों में 0, कितनी बार कट, 2 बार, 18 दूना 36। अब 5 लीटर घोल में नमक की मात्रा कितनी हो गई, 36%। यदि पूछ ले इसमें पानी की मात्रा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधा देख लो, 36 और 66% इसमें पानी की मात्रा होगी। पहले पानी की मात्रा कितनी थी, 70% पानी की मात्रा थी पहले। और ये आप इससे निकाल सकते हो, 3.2 कितना लीटर घोल है, 5 गुना कितना हो गया, 100। ये 100 से 100% गुणा, पॉइंटा पट्टे में लागो 0, 50, 100 से कट कितनी बार, 2 बार, 2 गुना 32, 66% क्या आ रहा है इसमें, पानी। तो ये 100। अब ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसकी ओर देखो, प्रश्न संख्या 10, 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें से कितना नमक और मिलाया जाए। अब देखो, उसमें से हमने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने 1 लीटर पानी वाष्पित किया था, मतलब उसमें से हमने निकाला था, इसमें क्या कर रहे हो, मिला रहे हो, क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। इसमें 400 ग्राम नमक का घोल है, पहले से नमक का घोल कितना है, 400 ग्राम। 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, तो 400 का 30, 400 का 30%, मतलब 400 का 30% है, तो 400 गुणा 30/100, मतलब 120 ग्राम क्या है, नमक है। नमक कितना है, 120 ग्राम। 400 में से 120 ग्राम क्या है भाई, नमक। अब देखो उसमें क्या कर रहा है, उसमें कोई चीज निकाल नहीं रहा है, उसमें नई चीज ऐड कर रहा है। तो यदि वो नमक ऐड करेगा, तो नमक इस नमक में भी ऐड होगा, और किसमें ऐड होगा, इस पूरे घोल की मात्रा में। जैसे कि मैं ले लेता हूं, इधर एक लोटा ले लेता हूं, ठीक है,
एक कोई बर्तन ले लिया, उस बर्तन में घोल किया हुआ है नमक का, ठीक है, पानी और नमक का घोल किया हुआ है, फिर मैं एक मुट्ठी भर के नमक और डाल देता हूं, तो वो नमक में भी वृद्धि होगी, वो मुट्ठी, और उस घोल में भी उस नमक की मात्रा में वृद्धि होगी। मतलब जितना नमक डालोगे वो ऊपर भी जुड़ेगा और नीचे भी जुड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं गुणा 100 कितने परसेंटेज होने चाहिए? 44%। 44%, परसेंटेज से परसेंटेज कट। अब देखो यह 120 प्लस x, यह 100 इससे ऊपर गुणा होगा, गुणा 100, इसके बट्टों में 1, इससे कोई गुणा होने वाला है नहीं। अब ये गुणा किससे होगा? 44। 44 गुणा 400 प्लस x। अब देख तू, ये 100 से गुणा 120 मतलब कितना हो गया है? 12,000। 100 और दोबारा x से गुणा 100x, और ये 44 गुणा 4, 44 गुणा 4 करो मतलब 176 और 44x का 44x। अब देखो 100x 44x इधर लाया, माइनस का हो जाएगा 44x, 17,600, ये 12,000 उधर आते ही माइनस के हो जाएंगे 12,000। 100x माइनस 44x बराबर हो गए 56x, और 17,600 माइनस 12,000 मतलब 5600। अब देखो x बराबर 5600 बट्टे 56, कितनी बार कट? 100 बार कट। x बराबर 100 ग्राम, मतलब कितना ग्राम नमक आप और मिलाओगे कि उस नमक की मात्रा 44% हो जाए? आप 100 ग्राम नमक, कितना ग्राम? 100 ग्राम। ट्राई ले लेते हैं वो 44% होता है नहीं होता। 120 में 100 मिलाया, और 400 में भी 100 गुणा 100%। 120 और 100 220, 400 और 100 500 गुणा 100%। अब देखो 00 से 00 कट। अब 220 में 5 का भाग, 220 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? मतलब 44% का परसेंटेज कितना आ रहा है? 44%। इस तरीके से भी अपना आंसर क्या है? सही। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे? यदि ऑप्शन में 100 आया तो आप x की जगह ये सूत्र लिख दोगे, और x की जगह आप 100 लिखो, इधर वाला आंसर आवे नहीं आवे तो भी ये हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब देखो आज अपन ने बहुत सारे टाइप पढ़ लिए। अब अपन ने टाइप पढ़ी है, टाइप बची है एक सुनाव, बड़ी टाइप। एक तो पीछे है सुनाव, एक है वर्दी, वर्दी या कमी। वर्दी कमी वो खपत में आई वो अलग थी, अब वर्दी और कमी मतलब जैसे कि एक आयत की भुजा में आयत की लंबाई में वृद्धि कर दे और चौड़ाई में कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप के प्रश्न है। मतलब ये दो टाइप बची हुई है, एक सुनाव और एक वृद्धि कमी वाली है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, प्रतिशत भाग 3 में कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।